नमस्कार दोस्तों, आरओ प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस पेपर की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में जो भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखिए। ये जो आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की हमारी सीरीज है, इसको हमने सब्जेक्ट वाइज बनाया है, यानी एक सेपरेट लेक्चर में हम देखेंगे कि 2001 से लेकर के अभी तक यानी कुल 17-18 पेपर, चाहे वो आरओ के नाम से हो, चाहे जो पहले यूपी यूडीए और एलडीए के नाम से ये एग्जाम होता था, और उत्तराखंड में जो ये उत्तराखंड यूडीए और एलडीए के नाम से होता है, तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आरओ चाहे यूडीए एलडीए के 2011 से लेकर के अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी एग्जाम्स के पेपर को हमने लेकर के उसे सब्जेक्ट में डिवाइड किया है। जैसे अभी इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, तो अभी तक हम देखेंगे तो कुल 150 प्रश्न हमें दिखेंगे। हालांकि मूलतः प्रश्न ज्यादा थे, लेकिन जो रिपीटेड प्रश्न थे उनको हटा दिया गया, तो 150 प्रश्न जो है हमें इंडियन पॉलिटी के दिखेंगे। और ये प्रश्न कब से हैं, तो 2001 से लेकर के अभी तक के एग्जाम के हैं। तो इसी तरीके से एक हम इंडियन पॉलिटी के लिए लेंगे, इसी तरीके से हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस एक क्लास में लेंगे, इसी तरीके से जियोग्राफी, इसी तरह से एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इसी तरीके से साइंस, इसी तरह से, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जो है हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। हर क्वेश्चन के नीचे ये लिखा होगा कि वो क्वेश्चन जो है किस वर्ष पूछा गया, यूपी के एग्जाम में पूछा गया या उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया, वो डिटेलिंग होगी। इससे लाभ आपको क्या होगा, तो इससे ये लाभ होगा कि अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक ही जगह एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो है क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके की स्ट्रेटजी से हमें किस सब्जेक्ट को तैयार करना है, ये करने में आपको आसानी होगी। इसलिए हमने इसे जो है सब्जेक्ट के हिसाब से जो है किया है। ठीक है, तो ये पूरी संरचना है। तो इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं आरओ एग्जाम में या यूडीए एलडीए के एग्जाम में, उसको हम देखेंगे। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों पे आए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की तरफ से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एक फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपको पूरा प्री का सिलेबस, साथ ही साथ मेंस का सिलेबस और एग्जाम टाइम पे आंसर राइटिंग, निबंध लेखन, पत्र लेखन, इन सब की प्रैक्टिस जो है कराई जाती है। बहुत सारे लोग जो है, अभी तो रिजल्ट अवेटेड है, ये आप रिजल्ट देख सकते हैं। 2016 का जो री एग्जाम था उसमें इतने लोग जो है सेलेक्ट हुए थे। अभी रिजल्ट का वेट हो रहा है जो लेटेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है एकदम जो है संतुष्ट रहे। तो अगर आप भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी जो है एकदम शून्य से प्रारंभ करना चाहते हैं, सभी विषयों को एक क्रम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है आपको, तो 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप कर देना है। आरओ प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स लिख करके, या आरओ फाउंडेशन बस बैच जो है लिख करके आप व्हाट्सएप कर देंगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। एक कोर्स जो है केवल प्रीलिम्स के लिए भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि केवल प्रीलिम्स के लिए ही हमें चाहिए, पहले हम प्रीलिम्स देख लें। हालांकि ये स्ट्रेटजी बहुत ठीक नहीं मानी जाती, प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी जो उम्मीद की जा रही है कि जो है जुलाई लास्ट में या अगस्त तक फॉर्म आएगा, तो अभी बहुत टाइम है। आप जो है एक क्रम से अपनी तैयारी को जो है प्रारंभ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर सारी चीजें जो है
बताई गई हैं, समझाई गई हैं। सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके डेमो भी ऐप पे लगे हुए हैं, आप वो देख करके संतुष्ट होकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो इतनी बात हो गई। तो अब ज्यादा देर न करते हुए अब आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो अब आपको अपने स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तो किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए ऑस्टिन, बी सी आर एटली, सी विंस्टन चर्चिल और डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो ए बी सी डी में से आपको उत्तर देना है, जल्दी से आप उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है ऑस्टिन। ऑस्टिन साहब ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। देखिए, भारत की जो संविधान सभा रही उसकी कई प्रकार से आलोचना की गई, जिसमें से एक आलोचना का मुख्य बिंदु यह भी था कि असल में जो संविधान सभा है उसमें तो कांग्रेस के ही सदस्यों का प्रभुत्व रहा और उसी शब्द को जो है इन्होंने डिफाइन किया, उसी जो है विचार को, कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो कुल मिलाकर के संविधान सभा में किसका प्रभुत्व था? तो कांग्रेस का था। तो बहुत तरीके से जो है संविधान सभा की आलोचनाएं की गई है, हमने बड़े विस्तार से इस पर जो है डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या आलोचनाएं थी और उस आलोचनाओं का क्या जो है काउंटर रिप्लाई था। जैसे यहां पर आप देखें जो है लिखा है कि ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। तो मैंने बताने का प्रयास किया है कि नहीं, कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया कि गैर कांग्रेसी भी जो कि कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं हैं, जो कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोगों को जो है संविधान सभा में कांग्रेस लेकर के आई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके एक बड़े उदाहरण हैं, क्योंकि वो पूर्वी बंगाल से चुन करके आए थे संविधान सभा में पहली बार, लेकिन चूंकि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो उनकी सीट समाप्त हो गई। अंततः जो है उन्हें महाराष्ट्र से पुनः निर्वाचित करके कांग्रेस संविधान सभा में लेकर के आई। ठीक है, तो ये पूरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। यूपी, यूडीए, एलडीए प्री 2010 में ये पूछा गया था। तो पूछा जा रहा है कि किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? तो उत्तर हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार संघीय व्यवस्था बनाए जाने की बात की और कहा कि भारत एक संघ होगा, एक जो है फेडरेशन होगा, जो कि मिल करके बनेगा ब्रिटिश भारत से और देसी रजवाड़ों से, प्रिंसली स्टेट से, नेटिव स्टेट से। तो पहली बार 1935 का भारत सरकार अधिनियम ही था जिसने कि देसी रियासतों को भी संवैधानिक व्यवस्था में शामिल किया। इससे पहले के जितने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित अधिनियम भारत में आते थे वो केवल ब्रिटिश भारत की बात करते थे, उसमें जो है नेटिव स्टेट्स का, जो भारत की देसी रियासतें थी, जो भारत के राज्य रजवाड़े थे, उनकी बात नहीं होती थी। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम पहला था जिसने ये बात किया कि एक संघ बनेगा और वो संघ किससे मिलकर के बनेगा? तो देसी रियासतों से मिलकर के बनेगा और ब्रिटिश भारत से मिलकर के बनेगा, यानी ब्रिटिशों के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले भारत। ये पूरा जो है भारत सरकार अधिनियम को बहुत विस्तार से जाकर के मैंने जो है समझाया है, जिसमें कि बताया गया है कि भारत का एक परिसंघ बनेगा। ठीक है, भारत का एक परिसंघ बनेगा और
ये किससे बनेगा? तो ब्रिटिश भारत 11 प्रांत और 6 कमिश्नरी क्षेत्र। ब्रिटिश भारत यानी जिस पर प्रत्यक्ष ब्रिटिशों का नियंत्रण था, जिस भारत पर लगभग 2/3 भारत। इसके अलावा राजसी रियासतें जो कि संख्या में कहीं आप पढ़ेंगे 556, कहीं पढ़ेंगे 565, तो लगभग 550 देसी रियासतों को मिलकर के ये बनना था। लेकिन शर्त इसमें एक ही रखी गई थी कि ये तभी बनेगा जब आधे से अधिक देसी रियासतें, आधे से अधिक राज्य अपना समर्थन दें कि ये बनेगा। तो आधे से अधिक राज्यों ने ये कहा कि नहीं भैया, हमें किसी फेडरेशन में शामिल नहीं होना है, हम अपने हाल पर खुश हैं, आप अपना ब्रिटिश भारत की व्यवस्था देखो, हमारे जो है राज्यों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, हम अपने स्थिति से संतुष्ट हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये असल में फेडरेशन कभी बन करके आया ही नहीं। ठीक है, ये पूरा विषय मैंने डिटेल में समझाया है कि 1935 के अधिनियम में ही शासन की 3 सूचियां थी, जो हम आज जानते हैं, जो लिस्ट है हमारे संविधान में, वो लिस्ट जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पूरा था। बताया गया था कि जो यूनियन लिस्ट होगी उसमें 59 सब्जेक्ट होंगे, जो समवर्ती सूची होगी 36 होंगे। इन पे जो है संघ का भी, केंद्र का भी प्रभाव रहेगा, राज्यों का भी प्रभाव रहेगा। इसके अलावा राज्य सूची में जो स्टेट लिस्ट होगी उसमें कुल 54 सब्जेक्ट होंगे। ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रावधान किया गया था। और वो ढांचा किस प्रकार का था वो भी मैंने जो है ये पूरा करके समझाया था। तो जो लोग अच्छे से लेक्चर को अटेंड करते हैं वो ये जानते हैं। तो ये पूरा ये ढांचा था कि एक केंद्र होगा, जो है वहां विधायिका के 2 सदन होंगे, एक जो निम्न सदन कहलाएगा जिसे कहेंगे संघीय विधानसभा। ये संघीय विधानसभा एक राज्यों की सभा होगी जो उच्च सदन है। इसमें सदस्य कितने होंगे, इसमें सदस्य कितने होंगे, कितने ब्रिटिश भारत से चुनाव लड़ करके आएंगे, कितने देसी रजवाड़ों से चुन करके आएंगे जो है निम्न सदन में, और उच्च सदन में कितने ब्रिटिश भारत से चुनाव से आएंगे और कितने राजाओं द्वारा नामित होकर के आएंगे। ये सारी बातें मैंने बताई थी। और मैंने ये भी बताया था कि राजाओं को काउंटर करने का, कांग्रेस को काउंटर करने का प्रयास जो है अंग्रेजों ने किया राजाओं की मदद से। और इन दोनों हाउसेस में जनसंख्या के अनुपात से अधिक राजाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी उनके द्वारा नामित जो है व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि राजसी रियासतों की आबादी उतनी नहीं थी। आबादी से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया ताकि जो है कांग्रेस पर वो दबाव बनाए रहे। ये सारी बातें बड़े डिटेल में हमने समझी है। चलिए अगले प्रश्न पे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अंबेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ABCD। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन फाइनली जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई उसमें औपचारिक रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ठीक है, तो यहां पर जो है आप देख रहे हैं जो बात मैंने कहा, सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। इसमें से कुछ फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो डॉक्टर HC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी को सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। और एक बेहद महत्वपूर्ण नाम BN राव, सर बेनेगल नरसिंह राव, ये जो है संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। और जो पहला ड्राफ्ट बनकर के आया था 60 देशों के संविधान को छानने के बाद, उसको पढ़ने के बाद जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान सभा का, वो जो है सर बेनेगल राव ही थे। इन्होंने ही तैयार किया था जो है। तो बहुत महत्वपूर्ण नाम जो है इनका भी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? वही प्रश्न आ गया। डॉक्टर BR अंबेडकर, KM मुंशी, BN राव, TT कृष्णाचारी। तो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। C हमारा उत्तर है। तो चौथे का हमारा जो उत्तर है वो है C। आगे बढ़ते हैं।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया? हालांकि अभी आसान प्रश्न चल रहे हैं, आगे थोड़ा टफ होगा। अब चूंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने हटा दिया है जो कि रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक, तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? 15 अगस्त 1947, 30 जून 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। निश्चित रूप से आसान प्रश्न है। हम जानते हैं 26 नवंबर 1949 को जो है ये स्वीकृत कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। बहुत सारे जो है आर्टिकल्स तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, लेकिन संपूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और ऐसा क्यों किया गया, क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया संविधान हमारा, उसके पीछे क्या जो है कहानी है वो जो है आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो पांचवें का हमारा उत्तर है सी। यहां पर सारी बातें लिखी गई हैं। तो 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हो गए। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा ने अपने कार्यों को सहज रूप से संचालित करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। उसमें से एक बेहद महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और डी. पुरुषोत्तम दास टंडन। अब बताइए, है तो ये आसान प्रश्न, लेकिन आरओ मेंस 2014 में पूछा गया था प्रश्न ये। ठीक है, तो निश्चित रूप से हम जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, तो छठे का हमारा जो उत्तर है वो है सी। यहां पर पूरी लिस्टिंग है संविधान की प्रमुख समितियों की जो है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के लिए मैंने सारा जो है बहुत सारे पीपीटी का उपयोग किया है ताकि जो है आप पढ़ें तो इसके साथ क्वेश्चन को हल करते हुए प्रैक्टिस भी आपकी होती चले और आपको जो है कुछ चीजें अतिरिक्त भी पता चलें। तो ये है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, एन. गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवन राव, बी.एल. मित्र की जगह पहले बी.एल. मित्र थे तो उसके बाद एन. माधवराव आ गए, टी.टी. कृष्णाचारी, डी.पी. खेतान, 1948 में इनकी मृत्यु होगी तो ये आ गए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब आपको यहां पर नाम कितने देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर लोग कितने दिख रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8वां व्यक्ति कौन है? सारे लोग जो है प्रारूप समिति के सदस्य हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष भी हैं, इसी बीच में बैठे हो। तो एक व्यक्ति और अतिरिक्त हैं, उन व्यक्ति को पहचान करके कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से और फ्रांस के संविधान से। तो ये यूडीए-एलडीए 2004 में पूछा गया। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान प्रारंभ से ही हमारे संविधान में नहीं था। ये जो है इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे देश में, यानी 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया, उसके माध्यम से जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। नहीं तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार तो खूब दिए गए भारतीय जनता को, लेकिन उनके कोई कर्तव्य नहीं बताया गया। ये माना गया कि नैतिकता के आधार पर सब लोग समझेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमें जो है स्पष्ट रूप से इन्हें बताना चाहिए, तो वो बता दिए गए 10। उसके बाद जो है संविधान में संशोधन करके उसको बढ़ा करके 11 कर दिया गया। तो यहां पर एक क्विक समरी है, किस देश के संविधान से भारत के संविधान ने किस व्यवस्था को अपनाया। और यहां पर जो है 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और इसके लिए एक शब्द जिसको मैंने बड़े डिटेल में डिफाइन किया, परिवर्तन के साथ चयन की कला। तो द आर्ट ऑफ सिलेक्शन विथ मॉडिफिकेशन। तो इस चीज को हम ऐसे कह रहे हैं कि हमने जो है परिवर्तन के साथ चयन किया है। तो किसी देश की व्यवस्था को हमने देखा, समझा
और उसको अपने देश की व्यवस्थाओं के हिसाब से संशोधित करके उसको जो है अपने संविधान में स्थान दिया। इसी को कहते हैं परिवर्तन के साथ चयन की कला। तो किस देश से के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है वो सारी डिटेलिंग यहां पर दी गई है। इससे अक्सर प्रश्न पूछता है तो मैंने यहां पे लगाया है, आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो पहले मूल कर्तव्य पूछा गया, मूल अधिकार पूछा जा रहा है। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। ABCD में से निश्चित रूप से हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। अब यही प्रश्न, ये बार बार रिपीट हुआ है प्रश्न, आप देखेंगे तो पीछे भी 2 बार पूछा गया, फिर से जो है यही प्रश्न आ गया। ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, निश्चित रूप से अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार का विचार लिया गया है। अब अगला प्रश्न आ गया हमारे स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे, यानी 26 नवंबर 1949 को इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 420, 380, 395, 270। तो निश्चित रूप से 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में थे प्रारंभिक स्थिति में। तो कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में। वर्तमान में हम देखें तो कुल 25 भाग, 12 अनुसूचियां और लगभग 465 के आसपास अनुच्छेद संविधान में है। हालांकि संख्या अभी भी 395 की 395 ही बनी हुई है, क्योंकि A, B ऐसे करके जो है नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, तो मूल संख्या 395 ही है। लेकिन अगर हम 1, 2, 3 ऐसे करके जोड़ते जाएं तो वो लगभग 465 के ऊपर संख्या होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में 100 से अधिक संशोधन अभी तक हो चुके हैं और इसलिए लगातार जो है अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती चली गई। बहुत सारे प्रावधान, अगर हम केवल पंचायतों को ही देखें, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, तो यही कितना ज्यादा जो है इनसे रिलेटेड जो है आर्टिकल संविधान में लिखे गए। ठीक है, संविधान का संशोधन करके। अगला, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? आप इन प्रश्नों को देखते हुए एक बात और समझ पा रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट वाइज तो है ही, साथ टॉपिक वाइज भी है। तो एक क्रम से ही प्रश्न आ रहे हैं। तो अब नागरिकता से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में है, भाग 3 में है, भाग 2 में है, भाग 4 में है। तो ये पूछा गया UDA LDA स्पेशल मेंस 2010 में। निश्चित रूप से नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? A, पंचायतें भाग 9, B, नगर पालिकाएं भाग 9 क, C, सहकारी समितियां भाग 9 ख और D, अधिकरण भाग 10। तो एक तरफ तो जो है संविधान के भाग दिए गए हैं इस प्रश्न में, और दूसरी तरफ उन संविधान के भागों में क्या प्रावधान किया गया है, किससे संबंधित प्रावधान किया गया है, यही प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। इस प्रश्न के उत्तर पर आए उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए, सभी तरह की परीक्षाओं में जिसमें कि इंडियन पॉलिटी से 15-20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें आप गौर से देखेंगे तो 3 या 4 प्रश्न आपको निश्चित रूप से संविधान के भाग से जुड़े हुए मिलेंगे, संविधान की अनुसूचियों से जुड़े हुए मिलेंगे और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से जुड़े हुए मिलेंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आपको इंडियन पॉलिटी में बहुत अच्छा स्कोर करना है और कम पढ़ करके ज्यादा जो है
स्कोर प्राप्त करना है तो ये निश्चित रूप से गांठ बांध लीजिए कि आपको संविधान के सभी 25 भाग और उनमें क्या प्रावधान किया गया है, ये संविधान की सभी अनुसूचियां और उनमें क्या प्रावधान किया गया है ये, और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि इतना अगर आप कर लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से उसका उत्तर आप दे लेंगे। तो बहुत लोगों का यह होता है कि इंडियन पॉलिटी में बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सारी चीजें याद नहीं रहती है, तो 3-4 क्वेश्चन का उनको लॉस होने लगता है। तो हमेशा जो है, क्योंकि आप ये देखेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, 25 भाग 12 अनुसूचियां और 40-50 आर्टिकल मोस्टली, तो कुल मिलाकर अगर इतना आप रट लेंगे तो इंडियन पॉलिटी से 3-4 प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। आप अभी देखेंगे, हम जब आगे बढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर में कितने प्रश्न जो है संविधान के भाग और उनमें क्या प्रावधान किया गया है इसी से पूछा गया है। तो ऐसे में केवल इतना कर लेने से 3-4 प्रश्न जो है अगर हो जाता है तो कास्ट बेनिफिट रेशियो को अगर हम लगाएं यहां पे तो हमें पता चलेगा कि कम पढ़ करके ज्यादा गेन हो सकता है। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। इसके अलावा संविधान का कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है, इससे बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये इस तरह के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आइए देखें। तो देखिए, पंचायतों का प्रावधान तो निश्चित रूप से भाग 9 में किया गया है। नगर पालिकाओं का प्रावधान भाग 9 क में किया गया है। सहकारी समिति का भी प्रावधान भाग 9 ख में किया गया है। लेकिन अधिकरण का प्रावधान जो है संविधान के भाग 14 ए में किया गया है, न कि संविधान के भाग 10 में किया गया है। तो 12 का हमारा उत्तर होगा डी। अगला, अब देखिए उसी तरह का दूसरा प्रश्न आ गया। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ संविधान का भाग, तो इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो सारे सही सुमेलित हैं, केवल एक ही सही सुमेलित नहीं है, उसी को हमें पहचानना है। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान तो निश्चित रूप से संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं, यह हमें पता है। नगर पालिकाओं की हमने बात की, तो इनका प्रावधान जो है भाग 9 क में किया गया है। डी, निर्वाचन, इसका प्रावधान संविधान के भाग 15 में किया गया है। अब संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो संविधान में प्रावधान किया गया है वो संविधान के भाग 8 में किया गया है, न कि संविधान के भाग 7 में। तो यही हमारा जो है बी उत्तर होगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक संविधान के भाग 8 में प्रावधान किया गया है। किसका? तो प्रावधान किया गया है संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान है। अगला, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। तो निश्चित रूप से वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 117 में किया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि वित्त विधेयक भी 2 प्रकार के होंगे। इसके जो है फिर सब टाइटल्स हैं अनुच्छेद 117 के। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए फिर से वही सेम प्रश्न जो है आ गया। एक तरफ तो जो है संविधान का भाग है और दूसरी तरफ जो है संवैधानिक प्रावधान है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो सूची है, सूची ए और सूची बी, इन्हें मैच करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर जो है चुनना है कि किस प्रकार से इसका जो है सही उत्तर होगा। आइए देखें। तो संविधान का भाग 15, अभी हमने बात किया कि ये जो है निर्वाचन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी उठा सकते हैं, एक क्रम से दिया है 15, 16, 17, 18। तो हम ए से ही देखते हैं। इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इस तरह के जो प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, चाहे आरओ में पूछा जाए चाहे पीसीएस में पूछा जाए, तो मोस्टली ये चांस होता है कि उसमें से एक ऑप्शन आपको आता हो तो आप जो है उस प्रश्न को क्रैक कर लेंगे। हालांकि अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो 2 ऑप्शन की जरूरत होती है, लेकिन प्रश्न की कठिनाई को देख करके इसे छोड़ना नहीं है, एक बार दिमाग जरूर लगाना है। कहने का मेरे मतलब यह है, बहुत आसानी से भी कभी कभी उत्तर मिल जाता है। तो संविधान का भाग 15 जुड़ा है निर्वाचन से, ये हमको पता है ए का 4 होगा। तो ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? केवल हमें ए का 4 दिख रहा है बी में, और इस लिहाज से बी हमारा उत्तर हो गया।
बस हमें एक सूचना पता थी और उस सूचना से हमने इसे क्रैक कर लिया। ठीक है, तो घबराना नहीं है, एक बार जो है ट्रायल जरूर करना है। तो अब यहां पर आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पर जो है पूरा दे दिया है, भारत का संविधान एक नजर में, पूरा भाग, विषय क्या है, संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, पूरे डिटेलिंग में है। यहां पर आप जैसे देखेंगे जो है 7 की बात है तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित हटा दिया गया, यहां तक भी डिटेल दी गई है। तो पूरा डिटेलिंग जो है इसमें आपको मिलेगी। पूरा जो है यहां पर 14 अधिकरण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपके काम आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ गया अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अब क्या है, तो अब एक तरफ अनुसूची है और दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान किया गया है। तो 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, हम सीधे इसे क्रैक करने की तरफ आते हैं। हमें जो सबसे ठीक से पता है उसी से हम ट्रायल करेंगे। तो 10वीं अनुसूची निश्चित रूप से बहुत जो है चर्चा में रहती है। अभी तो महाराष्ट्र का पूरा सीन हुआ तो खूब इसकी चर्चा हुई, तो ये हम मानते हैं कि एक तरह से याद होगा, हालांकि इसमें से सभी याद ही होने वाली है, लेकिन एक बार प्रयास करते हैं। तो 10वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है, तो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता। ठीक है, तो डी का 2 होगा। तो डी का 2 हम देखें कहां दिखता है हमें, डी का 2 हमें दिखता है डी में। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी। 16 का जो हमारा उत्तर होगा वो डी होगा। एक सूचना हमारे पास थी, हमने उत्तर जो है निकाल लिया। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में वो लिस्ट की बात की गई है, 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं की बात की गई है, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण उसमें बताया गया है कि जो है जो 9वीं अनुसूची में कानून डाल दिए जाएंगे वो जो है जुडिशियल रिव्यू से बच जाएंगे, इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है इन जनरल देखने में थोड़ा आसान ही आते हैं। अगला, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, तो भारतीय संविधान की 3 सूचियां हैं। हम जानते हैं एक संघ सूची है जिसमें संघ कानून बनाता है, एक राज्य सूची है जिस पर की अधिकारिता राज्य को, एक समवर्ती सूची है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की अधिकारिता है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के टकराव की स्थिति आ जाए तो हमेशा केंद्र का जो कानून है वो भारी रहेगा राज्य पे, राज्य का कानून जो है सो जाएगा। तो सी हमारा उत्तर है, इसका प्रावधान समवर्ती सूची में किया गया है। तो 17 का हमारा जो उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो ए बी सी डी में से जो हमारा उत्तर है वो है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में संशोधन किया गया और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ठीक है, तो ये 18 का हमारा उत्तर सी हुआ। अगला, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। अब ये प्रश्न आ गया, तो 42वां संशोधन, बी 44वां, सी 52वां और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। मूल अधिकार, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, उद्देशिका को, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन यहां पर कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि जो है आप किस प्रावधान को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं भारतीय संविधान के, तो उन्होंने कहा कि हम अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यह कहेंगे कि यह हमारे संविधान की आत्मा है।
लेकिन ऐसे अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हटा करके पूछा जाए तो निश्चित रूप से जो है भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका है। तो उद्देशिका पर को बहुत अलग अलग तरीके से जो है डिफाइन किया गया और बहुत लोगों ने इस पे अपना विचार दिया, जो कि अब आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूं। मेरा प्रयास यह है कि एक तरीके से जो है आप प्रश्नों को देखें, उन्हें हल करें, तो एक जो है आपका प्रैक्टिस होता चले, उसके अलावा जो है एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलता रहे, ताकि जो है एक बार रिवीजन टाइप का भी हम करते चले। इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है, ये भी कमेंट करके बताइएगा, या सीधे प्रश्न देख करके ही हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो किसने क्या कहा, तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ये बताया गया। और जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया, ठीक है, ये सारी इसकी आत्मा। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकारों में की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में की गई है और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में भी की गई है। अब देखिए यहां पर जो है प्रश्न को समझिए, मौलिक कर्तव्य हम जानते हैं बाद में आया है संविधान में, लेकिन केवल मौलिक अधिकारों में नहीं है, केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो आपके पास ऑप्शन ही है कि इसी को आप चूज करिए, ठीक है। तो पहले इस प्रश्न को देखने के बाद, इसका उत्तर जानने के बाद हम ये समझ लें थोड़ा कि संविधान के आदर्श क्या हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी प्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये जो है संविधान के आदर्श हैं और यही जो है भारतीय राज्य सत्ता की प्रकृति क्या होगी और उसका स्रोत क्या होगा ये भी बताते हैं। स्रोत ये बता रहा है कि हम भारत के लोग, ठीक है। तो सत्ता का स्रोत भारत के लोग हैं। सबसे सर्वोच्च अथॉरिटी कौन है भारत में, तो जनता है। और राज्य की प्रकृति कैसी होगी भारत की, तो बताया जा रहा है कि वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी देश होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा और गणराज्य होगा। इसके अलावा जो है उद्देश्य या आकांक्षा, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ठीक है, ये आकांक्षा और वो आदर्श, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है, संविधान है, संसद है, राष्ट्रपति है। तो कभी कभी लोग संविधान में कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान ही सर्वोच्च है। नहीं, जनता के लिए संविधान है, संविधान के लिए जनता नहीं है। इसलिए सर्वोच्च अथॉरिटी अगर कोई है तो वो जनता है, न कि संविधान है, न कि संसद है, न राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है। तो जनता, क्योंकि प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अगला, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है, उसे पहचानना है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, निश्चित रूप से गणतंत्रात्मक लोकतंत्र की यह विशेषता है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में हो, तो निश्चित रूप से जो हेड ऑफ स्टेट हो वो हमेशा जनता से निर्वाचित होकर के आए। अब वो अप्रत्यक्ष होकर के आए, प्रत्यक्ष होकर के आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी आए, लेकिन इलेक्शन से आए। ये ना हो ब्रिटेन की तरह, जापान की तरह कि एक खास परिवार है, उसमें जो पैदा होगा वही हेड ऑफ स्टेट होगा ब्रिटेन का, वही हेड ऑफ स्टेट होगा जापान का, बाकी कोई नहीं हो सकता।
ये न हो। गणराज्य का सीधा मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो कोई राजा यानी शाही परिवार से नहीं होगा, बल्कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निर्वाचित होकर आएगा, जैसे भारत के राष्ट्रपति। अगला, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो? निश्चित रूप से नहीं। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में अगर निहित होगी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तब तो फिर वो जो है ब्रिटेन वाली स्थिति है कि लोकतंत्र तो है ब्रिटेन, लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों गणतंत्र नहीं है? क्योंकि वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट बनता है, जो राज्य का प्रमुख है, वो कौन है? वो एक शाही परिवार से आता है। उसी परिवार का व्यक्ति जो है ब्रिटेन का राज्य प्रमुख बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। भारत में ऐसा नहीं है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होगी, तो लोकतंत्र का अर्थ ही है कि शासन के हर स्टेज पर जो प्रशासक होगा वो जनता द्वारा चुन करके आएगा। ये रूल ही है। तो सी हमारा उत्तर है 23। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये जो है अवधारणा से संबंधित नहीं है गणतंत्र के। अगला, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। तो निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। कौन से राज्य कब बने? पहले कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। इस तरह के प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए देखें। सबसे पहले नागालैंड बना इस श्रृंखला के हिसाब से 1963 में। उसके बाद 1972 में मेघालय बना। 1975 में सिक्किम चूंकि भारत का हिस्सा था ही नहीं। 35वां और 36वां संविधान संशोधन किया गया जो है भारत के संविधान में, और सिक्किम को जो है भारत के एक, पहले तो उसको जो है भारत के एक संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया और उसके बाद उसे भारत का एक भाग्य बना लिया गया। उसका विलय करके उसे भारत का एक प्रांत घोषित कर दिया गया 1975 में इंदिरा गांधी के समय। तो आजादी से हमारे साथ जो है सिक्किम नहीं जुड़ा हुआ था। सिक्किम की अलग आइडेंटिटी थी। हालांकि वो निर्भर स्टेट था, लेकिन वो सोवरेन स्टेट था। 1975 में वो भारत का हिस्सा बन गया। उसके बाद 1987 में अरुणाचल प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब यहां पर देखिए, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण का मुद्दा हमने बहुत डिटेल में जाकर के जो है इसे कवर किया है। हमने बताया कि कैसे आजादी मिलने के तुरंत बाद भाषाई आधार पर राज्य बनाए जाए, इसका मुद्दा पूरे भारत में जोर पकड़ने लगा और भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो या न हो, इस बात की जांच हेतु नवंबर 1947 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग गठन कर दिया गया। दिसंबर 1948 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया और बताया कि प्रशासनिक सुविधा से होना चाहिए। धर आयोग की सिफारिश का तीव्र विरोध हुआ देश में, खास करके दक्षिण से। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने दिसंबर 1948 में, सोचिए, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के उतने बड़े नेता, वल्लभ भाई पटेल सेकेंड इन कमान और पट्टाभी सीतारामैया, इनकी एक समिति बनी जेवीपी समिति। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। पूरे पॉलिटिक्स को हमने समझा था। नेहरू जी डर रहे थे कि भाषा के आधार पर जो है अगर एक बार राज्य बनने की स्थिति बनी तो अभी नया नया बना ही भारत संघ, जो कि पूरे दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जो है शासन नहीं चला पाएंगे और देश टूट जाएगा। नेहरू जी डरे हुए थे कि भाषा के आधार पर, और भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, तो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अंततः जो है आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर पोटी श्री राम मल्लू अनशन पर बैठ गए और 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये भी हमने कवर किया है। तो तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग आंध्र राज्य और मद्रास उसकी राजधानी की मांग करते हुए 56 दिन के पश्चात 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री राम मल्लू की मृत्यु हो गई। अब ये मृत्यु जो हुई, अब सोचिए एक आंदोलनकारी है, जैसे
अन्ना हजारे के ही पीक आंदोलन को सोचिए कि अन्ना हजारे एकदम पीक पर हैं अपने आंदोलन के, और उन्होंने कह दिया कि सरकार ने ये मांग मेरी नहीं मानी तो मैं आमरण अनशन पे जा रहा हूं और उनकी मृत्यु हो जाए, क्या स्थिति होगी। तो ये स्थिति पूरी तरह से नेहरू जी डर गए। उनके मरने के बाद पूरी सरकार बैकफुट पर आ गई और फाइनली जो है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। भाषा के आधार पे बनने वाला यह पहला राज्य था। और जैसा कि नेहरू जी सोच रहे थे कि एक बार भाषाई आधार पर किसी राज्य का गठन कर दिया जाएगा तो ये जो जिन्न बोतल में बंद है वो निकल जाएगा और फिर इतना परेशान कर देगा कि उनके हिसाब से कि भारत के जो है दरकने की टूटने की स्थिति हो सकती है। इसके बाद ही आंध्र प्रदेश जैसे ही बना तो फिर और मांग पकड़ने लगी। तो अंततः दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में यह प्रश्न भी पूछा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ। इसमें 2 सदस्य और थे, 3 सदस्य ये था, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पडिक्कर। इन्होंने भी जो है पूरी तरीके से तो इसको नहीं किया, लेकिन इसी कमेटी की सिफारिश पर जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और संविधान में के 7वें संशोधन के द्वारा 4 श्रेणी के राज्यों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो यहाँ 4 टाइप ऑफ स्टेट थे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। टाइप ए में जो ब्रिटिश प्रांत थे आजादी के समय वो थे, टाइप बी में जो बड़े रजवाड़े थे देसी स्टेट, टाइप सी में केवल देसी स्टेट थे छोटे राज्य, और टाइप डी में केवल अंडमान और निकोबार था। तो इस तरह से स्टेट का पूरा जो है वो चार्ट बना करके टाइप ए, बी, सी में कौन कौन से राज्य थे सब मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। इसको हमने बड़े डिटेल में इस पॉइंट को कवर किया है, ठीक है। तो कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसमें से एक विदर्भ, अभी भी विदर्भ स्टेट नहीं बना है, महाराष्ट्र से अलग विदर्भ स्टेट की मांग होती है। इस आयोग में जो है विदर्भ की भी बात की गई थी लेकिन उसको नहीं माना गया, ठीक है। तो ये जो आधुनिक अब स्टेट्स हम देखते हैं कि 28 स्टेट है, तो उसकी शुरुआत जो है यहीं से हुई 1956 से ही। पहले 14 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा क्योंकि फिर 1960 में मराठी और गुजरातियों ने भी मांगना शुरू कर दिया जो है। इसके बाद पुर्तगाल से जो क्षेत्र आया उसके साथ क्या किया गया, फिर जो है फ्रांस से क्षेत्र आया, वो सबका यहाँ पे डिटेलिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए नागा हितों के लिए 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना। पंजाब को विभाजित करके हरियाणा हिंदी भाषी और जो है पंजाबी भाषी, और इन दोनों की संयुक्त जो है राजधानी चंडीगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश भी, फिर हिमाचल, फिर जो है कैसे कैसे जो है ये बना। एकदम लेटेस्ट तक जो है दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली विलय के बाद अब ये तो लेटेस्ट स्थिति तक जो है ये पूरा हमने जो है कवर किया है बहुत डिटेल में। अगले प्रश्न पे आ जाइए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1947, 51, 1956, 1966। तो निश्चित रूप से सी हमारा उत्तर है 1956। तो 25 का जो हमारा उत्तर है वो है सी 1956। आगे बढ़ते हैं, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु। तो निश्चित रूप से हमने देख ही लिया, ये आंध्र प्रदेश है। पोटी श्रीराम मल्लू की मृत्यु के बाद जो है पूरे दबाव में आ गई भारत सरकार। अगला, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित हैं? 20, 25, 30। कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो निश्चित रूप से ये हमारा उत्तर होगा। कुल 20 सीटें लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। तो आइए लोकसभा में स्थान या सीटों की संख्या का क्या जो है इतिहास है उसको देख लें, ठीक है। तो देखिए, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या यानी कुल सीट 500 निर्धारित की गई थी। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 500 से बढ़ाकर इसे 525 कर दिया गया, यानी 25 की वृद्धि हो गई। इसके बाद एक बार फिर 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा 525 से बढ़ाकर इसे 545 कर दिया गया, 20 सीट और बढ़ गई। गोवा, दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा
545 को 552 कर दिया गया। अब इस 552 का क्या जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कहा गया कि 503 सदस्य तो राज्यों से चुन करके आएंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश को दिया जाएगा। और इसमें एक और प्रावधान कि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से आएंगे। तो देखिए, संविधान में अनुच्छेद 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकारिता दी गई कि वो अगर उनको लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो 2 आंग्ल भारतीय को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं। हालांकि इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि 10 साल के लिए प्रावधान था, हर 10-10 साल पे बढ़ रहा था, तो इसे मोदी जी की गवर्नमेंट ने कहा कि अब हमें नहीं बढ़ाना है, तो ये प्रावधान समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर के कुल सीटें कितनी लोकसभा में, तो 550 हैं, 530 राज्यों से हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने यानी भारत संघ में अथवा नए राज्यों की स्थापना करने, तो कोई राज्य को जो है 2 राज्यों से एक नया राज्य या एक राज्य से को तोड़ करके एक और नया राज्य आदि आदि की शक्ति जो है किसके पास है, ये पूछा जा रहा है। संसद, लोकसभा, राजनीतिक दल, केंद्र सरकार? तो निश्चित रूप से ये आसान प्रश्न है। इतनी बड़ी शक्ति अगर किसी के पास हो सकती है भारत में, तो निश्चित रूप से संसद के पास ही हो सकती है। और ये शक्ति संसद की इतनी विशाल है कि ये सारा काम संसद जो है साधारण बहुमत से करती है। ठीक है, तो 28 का हमारा उत्तर है ए, संसद। तो राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, क्या कह रहा है संविधान? तो संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य का गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस हेतु विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संस्तुति के पूर्व राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल से, बस ये मत जानने के लिए कि आपके राज्य को तोड़ा जा रहा है, विधानमंडल मना करे या ना करे, कुछ भी करे, लेकिन जो है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा उसका निर्णय। ठीक है, तो पूरी तरह से शक्ति संसद के हाथ में है। अगला, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अब ये प्रश्न जो है प्रारंभ हो गया है मौलिक अधिकारों से। तो अनुच्छेद 19, 17, 23, निश्चित रूप से अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 ये जो है बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की, अनुच्छेद 22 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अनुच्छेद 24 है। अगला, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? तो निश्चित रूप से हम जानते हैं ये आर्टिकल अनुच्छेद 32 ही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो संपत्ति का अधिकार भी एक मूल अधिकार था, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत इसे किया गया, यह पूछा जा रहा है। तो संविधान 40वां संशोधन अधिनियम, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम और संविधान 46वां संशोधन अधिनियम। तो निश्चित रूप से यह जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे जो है मौलिक अधिकार की श्रृंखला से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। चलिए आगे बढ़ते हैं। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15। तो ये उत्तराखंड यूडीए एलडीए में 2007 में पूछा गया और यूपी आरओ प्री में 2017 में पूछा गया। तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर है बी,
अनुच्छेद 17, तो भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 17, और ये अनुच्छेद 14 से 18 समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद ए, बी, सी, डी। ये मैं ऑप्शंस को पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप प्रश्न को देखिए। तो किसमें यह निहित है, अलग से तो नहीं लिखा गया है, तो निश्चित रूप से ये अनुच्छेद 19(1) अ में जो है इसका प्रावधान किया गया है। आइए देखिए, तो अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न्यायालयों के द्वारा बहुत जो है इसके दायरे को बढ़ा दिया गया, और इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता को भी अंतर्निहित माना गया है। यहां पर आप देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज बनाम भारत संघ, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, विज्ञापन की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, राइट टू नो, मतदाता को सूचना का अधिकार, ये सारा जो है इसको जो है काफी विस्तारित कर दिया गया। तो यही है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? 14, 19, 21, 22। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है 19। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो ये देखिए पूरा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो कुल जो है 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। पहले 7 थे, 7 कौन सा था? एक ये था संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेच देने का अधिकार। इसे भी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया। ठीक है, तो यहां भी संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी अनुच्छेद 19F में। तो अभी वर्तमान में 6 हैं। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार आदि। अगला, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर जो है वो है 35 का सी, एकांतता का अधिकार। इसको इसी तरीके से रट लेना है, समझने में बड़ा समय जाएगा। मजाक कर रहा था, समझने का प्रयास करिएगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जो है डिसीजन है। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, तो निश्चित रूप से अंतःकरण और धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की अधिकारिता संविधान देता है। सिखों को कृपाण धारण करने व रखने का अधिकार, तो सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उसे जो है एक धर्म का जो है ही आवश्यक भाग माना गया है कृपाण को। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, और अंतिम, धार्मिक निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तन, तो धर्म परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अभी तो जानते हैं बड़े पैमाने पर लोभ और लालच देकर के ईसाई मिशनरियां जो है बड़े पैमाने पर जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये सच्चाई है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण, ये इसमें हम हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। पहले 2 में तो एकदम नहीं कंफ्यूज है। तो 4 नहीं होगा तो हम देख लें कैसे उत्तर निकालते हैं, वो विधि मैं बता रहा हूं। तो 4 नहीं होगा तो बी नहीं होगा, 4 नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा, और उक्त सभी भी नहीं होगा, क्योंकि उक्त सभी होगा तो 4 भी उसमें होगा। तो निश्चित रूप से 1, 2, 3 ये हमारा उत्तर है। तो 36 का उत्तर हमारा 1 है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? कितना बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है, जल्दी जो है समझना है। अनुच्छेद 14, 14, 15, 14, 15, 16, अनुच्छेद 14, 16। तो देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ के तहत जो है किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 39 घ डीपीएसपी का और प्रस्तावना का जो शब्द है समाजवाद, इनको एक साथ जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो है अनुच्छेद 14 तथा 16 मौलिक अधिकार परिभाषित करने की तो 14 और 16 के साथ पढ़ते हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की हमें शक्ति जो है प्राप्त होती है। तो अनुच्छेद 14 और 16 इसका उत्तर है। अगला, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21, 22। तो निश्चित रूप से 38 का हमारा उत्तर है अनुच्छेद 20 जो है उत्तर बी। ठीक है, आइए एक बार जो है देख लें। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, इसकी बात करता है। इसमें 3 सिद्धांतों की बात की गई है। ठीक है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न कर सके। इसके लिए प्रावधान है। 3 व्यवस्थाएं हैं, समझ लें जल्दी से। पहला, पूर्व कार्योत्तर विधियों से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या मतलब है इसका? इसके अनुसार किसी व्यक्ति को दंड केवल मौजूदा कानून के तहत ही दिया जा सकता है। तो अभी आज के डेट में कोई ऐसा कार्य है जो मैं करता हूं तो वो अपराध नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद उस कार्य को अपराध घोषित कर दिया जाए कानून बना करके, तो मेरे पर उस अपराध को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मैंने वो कार्य किया था तो वो अपराध नहीं था। 1 साल बाद कानून बन गया तो अपराध हो गया, तो पीछे जाकर के आप नहीं लागू कर सकेंगे, आगे के क्रम में करेंगे ये बात जब से लागू। दोहरे दंड से संरक्षण, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, इसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक नहीं दंडित किया जा सकता है। ठीक है, आत्मदोषी कानून से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है क्या कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य यानी विटनेस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह पुलिस का काम है खोजे। अगला, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ अनुच्छेद और दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण इसका प्रावधान अनुच्छेद 23 में नहीं किया गया है। ठीक है, तो यही हमारा बी उत्तर है। अगला देखें, उससे पहले मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, इससे मैक्सिमम प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैंने दे दिया है, आपके काम का है, आप स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं इसका। अब हम आ गए अगले प्रश्न पे। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। कब पारित किया? 1971 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में। तो ये जो है 2 बार रिपीट हुआ प्रश्न। उत्तर है 1976 बी। 40 का उत्तर हमारा है 1976। ठीक है, तो यहां पर जो है अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का जो है प्रतिषेध, इसमें सारी बातें बताई गई हैं और इसमें बताया गया है कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986, ये 2 जो है पारित किए गए कानून। अगला, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। ए और बी दोनों है, न तो ए है और न ही बी है। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये एक विधिक अधिकार तो निश्चित रूप से है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में जो है ये बताया कि अनुच्छेद 19 ए का विस्तार करके ये भी बताया कि सूचना का अधिकार भी
एक मौलिक अधिकार है। तो इस नाते से जो है ए और बी दोनों है, तो सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार तो ये है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे हैं अनुच्छेद 13 से 17, 14 से 18, 15 से 19, 16 से 20। तो निश्चित रूप से समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 से 18 तक में। अब ये सोचिए कि ये यूपी आरओ एआरओ 2014 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? अब डीपीएसपी की बारी आ गई है, तो क्या उद्देश्य नहीं है डीपीएसपी का? एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो निश्चित रूप से यह उद्देश्य तो है ही। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो निश्चित रूप से यह भी है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो निश्चित रूप से यह नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, यह है। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है 43 का। आगे बढ़ते हैं। यहां राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से रिलेटेड जो है ये पूरा, इतने में आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। ये जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं उसका जो है ये पीपीटी है। अगला, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो निश्चित रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है और अनुच्छेद 39 घ के तहत जो है इसका प्रावधान डीपीएसपी में किया गया है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में है संविधान के अनुच्छेद और सूची 2 में है विषय, यानी उस अनुच्छेद के तहत क्या प्रावधान किया गया है और इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो एक जो मुझे सबसे आसानी से पता है वो ये कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। तो ए का 1 कहां पे हमें दिख रहा है? तो ए का 1 हमें जो है एक तो ए में दिख रहा है और एक तो सी में दिख रहा है। इसका मतलब है कि इस इंफॉर्मेशन से मैं उत्तर जो है नहीं निकाल पाऊंगा। तो ग्राम पंचायतों का गठन, उसके बाद अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 44 यानी सी का 3। अब सी का 3 हम देखें कहां दिखता है? तो सी का 3 केवल और केवल ए में दिखता है, केवल और केवल ए में दिखता है। तो 45 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है? तो कौन एक डीपीएसपी नहीं है ये पूछा जा रहा है। मत्स्य निदेश, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये सब है। और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये जो है अब एक मौलिक अधिकार बन गया है और साथ ही साथ जो है एक मौलिक कर्तव्य के रूप में भी अभिभावकों को यह कहा गया है कि अपने बच्चों को जो है वो शिक्षित करेंगे। ठीक है, तो संविधान का 86वां संशोधन किया गया 2002 में और अनुच्छेद 21A के तहत जो है इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसी संशोधन के तहत जो है मूल कर्तव्य में भी जो है इसको डाला गया। तो डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? पहले नहीं था। ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। तो ग्राम पंचायतों का संगठन शुरू से है, ये गांधीवादी अवधारणा है। गौवध निषेध, ये भी गांधीवादी अवधारणा है। मुफ्त कानूनी सलाह, ये नया जोड़ा गया है। समान नागरिक संहिता तो पहले से ही है, ये एक उदारवादी विचार है। तो मुफ्त कानूनी सलाह, ठीक है। तो यहां पर पूरा लिस्टिंग दी गई है कि कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन से बहुत ज्यादा जो है जोड़े गए हैं और एक जो है सहकारी समितियों का उन्नयन, इससे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया है। तो ये पूरा लिस्ट है यहां पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां, 44वां, 46वां, 48वां। तो निश्चित रूप से 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में
मौलिक कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई और संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया और एक जो है अनुच्छेद 51A के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। हालांकि एक और बढ़ गया, कुल अब 11 हो गए। ठीक है, तो यहां पर मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं वो यहां पर लिखा हुआ है। अगला, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है वो केवल नैतिक निर्बंधन लगाते हैं, यानी मौलिक कर्तव्यों में जो लिखा गया है उसका अगर आप उल्लंघन भी कर देते हैं तो आपको जो है जेल में नहीं डाला जाएगा, आप पे कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। ये केवल एक जो है नैतिक निर्बंधन है। तो मौलिक अधिकार भी गैर न्यायिक है, जैसे डीपीएसपी गैर न्यायिक हैं, इनको लेकर के जो है न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। लेकिन मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे रेट जारी किए जाते हैं, परमादेश भी उसी में से एक है। तो ये जो है ए ही होगा। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा विचित्र है लेकिन उत्तर इसका ए होगा। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को नहीं मानने पर आप पर जो है कोई कार्यवाही नहीं होने वाली। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9 है, 11 है, 12 है, 20 है। तो देखिए बी, 11 मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में है, तो 50 का उत्तर है बी। आइए देख लें, तो मौलिक कर्तव्यों की सूची है। ठीक है, 11, ये 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य भी बना और मूल अधिकार भी बना। इसी संशोधन के तहत क्या कहा गया है? माता पिता या संरक्षक यह का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने 50 प्रश्नों को देखा। इसी लेक्चर के अगले भाग में और 50 प्रश्नों को हम देखेंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा और जो डिटेलिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर केवल प्रश्न और उसका उत्तर इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।